एक क्वेश्चन बता रहे थे जिसको बता दी तो 2022 में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, देखिए जितने क्वेश्चंस हम आपको नोट्स में इंक्लूड करा रहे हैं, हम आपको पहले ही बोला कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना पढ़ करके जाइए, आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे समझिए कि हम लोग आपको 10 से 12 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं। ठीक है, नोट्स में कोई फालतू चीज़ इंक्लूड नहीं है, नोट्स में केवल वही चीज़ है जो आती है, जो पूछी जाती है, जो जनरली मतलब है कि हाँ पेपर में आने के चांसेस है। अगर हमने 22 लिखवा दिया तो ये ज़रूरी नहीं वो आएगा ही आएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि नहीं आएगा, उसके आगे पीछे के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हमने कराए हैं। ठीक है, तो नोट्स में सब इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन है, 15 में से 12 पढ़ लें, मिल तो जाएगा ही। 15 है तो वो 15 पढ़ के जाने हैं जो कॉपी में है। ठीक है, कल हमने आप लोगों को 2 इक्वेशंस निकलवा दिए थे। एक इक्वेशंस था आपका OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 2RS का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। इसको नाम दिया गया था इक्वेशन नंबर 6 का, और इसके साथ ही एक इक्वेशन लिखवाया गया था OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 2PQ का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 7 था, जबकि कल इक्वेशन नंबर 1 आपका आया था T/T डैश इज इक्वल टू माइनस डेल L डैश अपॉन डेल L। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। और जो आपने डायग्राम बनाया था वो एक क्वाड्रिलेटरल था, इसका नाम था ABCDO। ये आपका T, लेंथ इसकी L, ये आपका T डैश, लेंथ इसकी L डैश। ठीक है, ये आपको इतना कल बता दिया गया था। इसको नाम दिया गया था PQ और इसको नाम दिया गया था RS का। ठीक है, इतनी कल की बातें थी, ये आपको बता दी गई थी। अब इसके बाद का कैलकुलेशन बचा था। ठीक है, इस कैलकुलेशन में अगर आप देखें तो दोनों तरफ आपका LHS सेम है। ठीक है, LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। RHS भी सेम होगा, RHS को सेम कर दीजिए, मिलेगा 1/2 2RS का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 2PQ का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, दोनों के RHS को भी क्या कर दिया गया है, सेम कर दिया गया है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दीजिए, बचेगा आपके पास 2RS का स्क्वायर। 2 वाले टर्म को हम एक तरफ कर रहे हैं, 2RS का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। हमने किया क्या, सबसे पहले दोनों के LHS सेम थे, दोनों को बराबर कर दिया। LHS सेम है तो दोनों इक्वेशन के RHS भी क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों के RHS को बराबर कर दिया। RHS को बराबर करने के बाद 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल। इस टर्म को दोनों में 2 था, दोनों को एक साइड कर दिया। 2 इज कॉमन, RS का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू दीज 2 टर्म्स माइनस दीज 2 टर्म्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन डिफ्रेंशिएशन से पहले कुछ बातें समझ लीजिए। देखिए, डिफ्रेंशिएशन में आपको पता है जो कांस्टेंट होता है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। जो वेरिएबल होता है उसका डिफ्रेंशिएशन के आगे डेल लग जाता है। जैसे कल आपने एक स्टेटमेंट लिखा है कि अगर सिस्टम को ज़रा सा भी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करते हैं
तो एल प्लस डेल एल और एल डैश प्लस डेल एल डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो बदलाव आ रहा है वो किस में आ रहा है, एल में आ रहा है और एल डैश में आ रहा है। एल डेल एल में बदल रहा है, एल डैश डेल एल डैश में बदल रहा है। तो जहाँ जहाँ एल और एल डैश होगा आप उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, लेकिन बाकी किसी दैट मीन्स ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, इन सब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो। चूँकि क्वाड्रिलेटरल कांस्टेंट है, क्वाड्रिलेटरल कांस्टेंट है मतलब उसकी साइड्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और अगर क्वाड्रिलेटरल कांस्टेंट है तो उसके डायगोनल्स में भी कोई अंतर नहीं हो रहा होगा। अंतर केवल किस में आएगा, पी क्यू में और आर एस में, क्योंकि आपको पता है थ्रस्ट उसी में होता है जिसमें चेंज आए, क्योंकि थ्रस्ट के कारण ही वर्क डन मिलता है, और वर्क डन के लिए ये ज़रूरी है कि आपका विस्थापन हो, डिस्प्लेसमेंट हो। इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो देन वर्क डन इज़ ज़ीरो। तो अगर वर्क डन चाहिए तो वर्क डन के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। तो इसमें अगर वर्क डन हो रहा है इसका मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। एल वाले में डेल एल का डिस्प्लेसमेंट, एल डैश वाले में डेल एल डैश का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कराइए। इसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 8 कराइए। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 8, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 8 कॉमा वी गेट, जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे आपको मिलेगा 2 इज कांस्टेंट, आर एस क्या है, आर एस मतलब एल, मतलब वो डिफ्रेंशिएट होगा, मिलेगा 2r एस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू डेल एक्स। ठीक है ऋतिक, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू डेल वाई, ठीक, इज इक्वल टू सी डी क्या है, साइड डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो क्योंकि क्वाड्रिलेटरल फिक्स है। ए बी क्या है, साइड, उसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो। बी सी क्या है, साइड, उसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो। और तो और ए डी भी क्या है, साइड, उसका डिफ्रेंशिएशन भी ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट 2 से डिवाइड कर दीजिए, इस 2 से भी डिवाइड कर दीजिए, बचेगा आर एस इंटू डेल आर एस माइनस पी क्यू इंटू डेल पी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट आर एस की वैल्यू है एल इंटू डेल एल माइनस एल डैश डेल एल डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट उसमें अगर देखें इक्वेशन नंबर 1 में तो डेल एल डैश अपॉन डेल एल की वैल्यू है, देखा, डेल एल डैश अपॉन डेल एल, मिलेगा एल डेल एल इज इक्वल टू एल डैश डेल एल डैश। दिस इम्प्लाइज दैट एल अपॉन एल डैश इज इक्वल टू डेल एल डैश अपॉन डेल एल। इसको एज्यूम कर लीजिए इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अब 9 और 1 का यूज़ करने चल रहे हैं। 9 और 1 का यूज़ करिए। यूजिंग इक्वेशन 9, यूजिंग इक्वेशन 9 इन इक्वेशन, हाँ, आर एस का एल डैश होगा, मतलब ये आपके हिसाब से एल डैश होगा और ये एल होगा, ये एल डैश होगा, ये एल होगा, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। डेल एल डैश अपॉन डेल एल इज इक्वल टू डेल एल डैश अपॉन डेल एल इज इक्वल टू एल अपॉन एल डैश। ठीक है, चलिए यूजिंग इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 1 वी गेट, यूज़ करा दीजिए। यूज़ करेंगे तो मिलेगा टी बाई टी डैश इज इक्वल टू माइनस
डेल एल डैश अपॉन डेल एल की वैल्यू है एल अपॉन एल डैश, एल अपॉन एल डैश। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको इधर भेज दीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी अपॉन एल इज इक्वल टू माइनस टी डैश अपॉन एल डैश। दिस इम्प्लाइज दैट टी अपॉन एल प्लस टी डैश अपॉन एल डैश इज इक्वल टू, ये इसका कंप्लीट प्रूफ था जो कई साल आपका पूछा गया है। ठीक है, उतारिए इक्वेशन नंबर 7 के नीचे से लिखिए, सेवेंथ के नीचे से लिखिए कंबाइनिंग इक्वेशन 6 and 7 कॉमा वी गेट, सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया ना? नहीं पता ना, आप लोग एकदम अलग है। डीडीयू में है ना, तब एमजी डीडीयू में आप हैं, आप है ऋतिक डीडीयू में, आप है, रिजल्ट आ गया कल। बीएससी सेकेंड ईयर का तो आ गया है क्योंकि हमको सारे बच्चों ने फोटो भेजा है। सबसे ज़्यादा नंबर मैथ्स में आया है। और क्या ट्रेंड सब किए हैं कि जैसे मैथ्स फर्स्ट पेपर में अगर 45 देंगे तो सेकंड में भी 45, थर्ड में भी 45, फोर्थ में भी 45, सब में 45 नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर मैथ्स में आया है सबका। लिखिए, उतारिए पूरा यहाँ से, कंबाइनिंग इक्वेशन 6 and 7 कॉमा वी गेट, उतारिए पूरा यहाँ से। नहीं, 2 को कल से न्यू चैप्टर शुरू होगा, परसों से ओआर शुरू होगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे विल बी ओआर। देखिए, पढ़ने पे समझने पे है, जब चीज़ें समझ में आती हैं ना तो टफ़ नहीं कहलाती हैं, नहीं समझ में आती तो सब बहुत टफ़ कहलाती हैं। हाँ हाँ, नो इशू। अगले हफ्ते टेस्ट बनाए ना इसका, अगले संडे टेस्ट है इसका, आप पढ़िएगा, जितना पढ़ पाइएगा उतना दीजिएगा। इन दोनों चैप्टर्स का असाइनमेंट पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। असाइनमेंट का मतलब ये होगा कि वो आपका मॉडल पेपर होगा। मॉडल पेपर मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर उन्हीं मॉडल पेपर से बनेगा। आप मॉडल पेपर्स को अपना कलेक्ट करके रखिएगा हर पेपर के, और जब एग्जामिनेशन में जाइएगा तो मॉडल पेपर पढ़ के जाइएगा, उसी से पेपर बनेगा। एल स्क्वायर तो 2l डेल एल। जैसे कहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा तो उसमें कहते थे कि अगर y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते तो 2y डेल y बाई डेल एक्स, तो डेल y बाई डेल एक्स अगर वही टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन आप
किसी फिजिक्स में या किसी टोटल के रिस्पेक्ट में करते हैं तो नीचे वाला डेल एक्स उधर ना लिख कर के किनारे लिखते हैं, वही काम किया गया है कि हर एक टर्म भाई एल डैश में डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है चेंज, जो चेंज हो रहा है उस चेंज को दिखाइए। तो एल और एल डैश में चेंज हो रहा है, हमने उस चेंज को उससे दिखा दिया, इतने का ही चेंज हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस में थीटा का चेंज होता है तो डेल थीटा आता है, तो वो चेंज दिखाता है कि थीटा प्लस डेल थीटा में चेंज हो गया। चूँकि डेल थीटा बहुत छोटा है इसलिए इसको हम लोग डेल से लिखते हैं। प्रणय ट्यूटोरियल्स का चैनल है, आप लोग यूट्यूब खोलिएगा, यूट्यूब खोल करके टाइप करिएगा प्रणय ट्यूटोरियल बाय नयन गोयल मोदी, तो उसमें मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस चैनल में करीबन 600 से 700 वीडियोस पड़ा हुआ है, तो जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे उसको देखिए, लेकिन उसको सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चैनल को इस समय उसमें 2500 सब्सक्राइबर्स हैं और यूट्यूब की तरफ से हम पेएबल है। यूट्यूब हमको महीने का पेमेंट देता है, क्योंकि वो मेरा जो वीडियोज़ है वो पाकिस्तान में, ऑल ओवर इंडिया में, अफ़गानिस्तान में, इन सब शहरों में देखा जाता है, तो उसका मतलब यूट्यूब की तरफ से हमको पैसा मिलता है। तो आप लोग जैसे बड़े बड़े जो मैथमेटिशियन हैं उनका डालते हैं, अगर आप अपने स्तर का देखना चाहते हैं तो मेरे आपके स्तर का वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। हो गया भाई आपका पीछे? हाँ, पीछे आपका हो गया। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखिए। A heavy rod of length 2L rest upon a fixed smooth peg, PEG peg, peg यानी कूटी, fixed smooth peg at C with its end capital B for ball, capital B upon a smooth curve, full stop. If it rests in all position, then show that the curve is a conic, comma, where C is pole, then the equation of conic in polar form is R is equal to L plus A upon sin theta। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक बात बताएंगे।
इस बार के एग्ज़ामिनेशन को लेकर के एकदम सीरियस रहिएगा। एग्ज़ाम होगा और आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं आता है। कल हमारे यहाँ स्टैट्स का क्लास चला, स्टैटिस्टिक्स का क्लास। 3rd ईयर के बच्चे थे, बहुत जिद कर रहे थे कि मैम कहीं चलता नहीं है शहर में, प्लीज़ चलवा दीजिए। तो उसके लिए एक सीनियर फैकल्टी बुलाई गई है, DDU की फैकल्टी, वही पेपर सेट करती है, वही कॉपी चेक करती है। तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरा रिकॉर्डेड वीडियो मत बनाइएगा, क्योंकि अगर कहीं से भी वायरल हो गया ना तो ये हो जाएगा कि भाई हम तो अपनी नौकरी के एकदम आखिरी दिनों में कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि DDU के टीचर्स को, परमानेंट टीचर्स को, अडहॉक वाले तो पढ़ा सकते हैं, हम लोग अडहॉक पे तो हम लोग पढ़ा सकते हैं, परमानेंट टीचर्स जो आपके हैं उनको पढ़ाना मना है। ठीक है, वो नीचे उतर के आए, कल पहला क्लास था, और उनको कन्विंस करने में हमको 22 से 23 दिन लग गए कि सर पढ़ाइए। केवल वो एक रिलेशन के कारण पढ़ा रहे हैं कि चलो ठीक है, हमको 2 साल बाद 3 साल बाद रिटायरमेंट के बाद कोचिंग से जुड़ना ही था, किसी भी कोचिंग से, हम इस कोचिंग से जुड़ेंगे। वो क्या बोले, बच्चों को ये तक नहीं पता है कि स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेटर यूज़ होता है कि नहीं। अगर आप अपनी बात करें तो आपको पता है कि मैथ्स में कैलकुलेटर यूज़ करना है कि नहीं। कैलकुलेटर लेकर आप कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेटर यूज़ ही नहीं होता है। सोचिए ये स्थिति है इस समय। 3rd ईयर के बच्चे 2 साल पेपर दिए, उनको ये नहीं पता है कि स्टैट्स में कैलकुलेटर यूज़ करना है कि नहीं। ठीक है, तो अपने हिसाब से हर कोई सोचता है कि हम बहुत कंप्लीट हैं। उसकी कमियां कम नज़र आती है जब वो कॉन्वर्सेशन करता है, टीचर के सामने बैठता है। जैसे कल आप लोग से कोसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन पूछा गया, आप लोग नहीं बता पाए, तो वो आपकी कमी है, और वो कमी ऑब्वियस है क्योंकि आप लोगों ने 2 साल पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, DDU जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस छोड़ता नहीं है। अगर आप पूरा पेपर करके आए हैं तब भी आपका 60% 62%, उसको लिखा हुआ नहीं चाहिए, उसको परफेक्ट लिखा हुआ चाहिए, क्योंकि वहाँ बैठे जो आदमी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको 40 साल का अनुभव है। 40 साल के अनुभव में वो कॉपी देखते ही समझ जाएंगे कि हमको क्या नंबर देना है। आप रोते रहिए, गिड़गिड़ाते रहिए, वो नंबर नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए DDU में या किसी भी कॉलेज में आप अपने सीनियर से पता करिए, 55 से 60, 60 से 65 खत्म, उसी के बीच में बच्चे सलटते हैं। अपनी मेहनत करिए, मतलब ये मत सोचिए पढ़ रहे कोचिंग हाँ हो जाएगा। आप लोग भी खुद भी 12th का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, 1st ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, सीधे सीधे प्रमोट हो गए 2nd ईयर में, तो हम आप लोगों का मेंटल स्टेट समझ सकते हैं कि आप लोग ने कुछ देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है तो उस बात का डर ही नहीं है। कहीं पे भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़िए, वहाँ पढ़िए जहाँ पढ़ाई हो रही है, जहाँ आपको कुछ मिल रहा है, आपका महीने का 800 रुपये सध रहा है, वहाँ पढ़िए। जहाँ समझ में आए वहाँ पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है तो कोचिंग और टीचर कोई नहीं याद रहता है, बस आप और आपकी मार्कशीट, यही 2 चीज़ रहती है। 15 साल हो गया हमको DDU छोड़े, आज भी वहाँ पे मेरा नाम है। आप घुसते ही मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, सामने ही मेरा नाम लिखा हुआ मिल जाएगा गोल्ड प्लेटलेट पे। 15 साल हो गया हमको छोड़े हुए। ठीक है, स्कूलिंग मेरी कार्मल की थी 12th की, आज भी आप कार्मल चले जाइए, वहाँ पे सब हमको मेरे नाम से जानते हैं। इसलिए नहीं कि हम टॉप किए थे, इसलिए कि हम 18 साल का रिकॉर्ड तोड़े थे। 97% इन MSc, ठीक है, 87% इन BSc, 18 साल का रिकॉर्ड तोड़े थे। 12th में ऑल ओवर यूपी में 2nd पोजीशन आया था। टॉपरशिप एक अलग होती है, मिसाल कायम करना एक अलग चीज़ होती है। 97% के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा होगा ना, वो हम लोग जानते हैं। उसमें आपकी कॉपी ऐसी दिखती है कि वो एग्जामिनेशन कॉपी नहीं है, वाह वो क्या प्रोजेक्ट की कॉपी है। तो DDU वो ऑब्जर्व करता है, केवल लिखना डजेंट मैटर। तो उसके लिए अब आप लोगों को तैयार किया जा रहा है। आपका टेस्ट जो होगा वो बताएगा कि आप कितने पानी में हैं। जो अभी टेस्ट होगा 2 चैप्टर मटेरियल, हाँ हाँ, जो पढ़ाएं बस वही, जो पढ़ाए हैं बस उसी से आएगा सब। भाई बुक से क्वेश्चन भी तो आपको पढ़ने जो हमने मार्क कराए, अगर हमने कराए तो ठीक है, नहीं कराएं तो इट्स ओके। ठीक है, तो उसको पढ़ के ढंग से आइए, अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है कोचिंग करने का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मान लीजिए ये आपका कोई कर्व है, देखिए ये कर्व है, ठीक, कर्व कैसा भी हो सकता है, हमको पता नहीं है कौन सा कर्व है तो हमने बस कर्व को ऐसे ले लिया। इसके ऊपर एक रॉड खड़ा है,
खड़ा हो पाएगा? गिर जाएगा। खड़ा हो पाएगा? गिर जाएगा। उसके लिए इसके एक हिस्से पे खूंटी लगा दी गई, यहाँ पे खूंटी लगा करके बांध दिया गया, तो उससे ये खड़ा हो जाएगा आराम से। ये स्मूथ कर्व था, इस कर्व के ऊपर ये रॉड थी ऐसे रखी हुई है, खड़ी हो पाएगी? गिर गई। खड़ा करने के लिए यहाँ पे एक खूंटी से इसको बांध दिया गया, खूंटी लगाया गया, पैग लगाया गया, उस पैग से रस्सी से बांध दिया गया, तो अब ये रस्सी से बंधा है, देखिए खड़ा है। ठीक है, आपसे कह रहा है ये जो कर्व है उस कर्व का इक्वेशन बताइए पोलर कोऑर्डिनेट में और दिखाइए यही आएगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हमने एक कर्व बनाया, ये रहा कर्व। ठीक, इस कर्व के ऊपर एक रॉड को खड़ा कर दिया, जैसे अभी हमने डस्टर खड़ा किया था। ये डस्टर क्या होगा? गिर जाएगा। इसको गिरने से रोकने के लिए कहा गया कि इसके किसी पॉइंट पर एक खूंटी है, एक पैग है, मान ले रहे वो सी है, सी। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़िए। अ हैवी रॉड ऑफ लेंथ 2L, ये हैवी रॉड है मतलब इसका खुद का वेट काम करेगा। इसकी लंबाई कितनी है? 2L। रेस्ट अपॉन अ फिक्स्ड स्मूथ पेग एट C। रेस्ट अपॉन अ फिक्स्ड स्मूथ पेग एट C। C कोई पेग है विथ इट्स एंड B अपॉन द स्मूथ कर्व। ये जो रॉड है इसका जो हिस्सा कर्व पे है वो हिस्सा क्या है? B, और पैग वाला हिस्सा क्या है? C, खूंटी लगा के बांधा गया है। इफ़ इट रेस्ट इन ऑल पोजीशन, अगर ये हर परिस्थिति में रुक सकती है, रेस्ट की पोजीशन में रह सकती है, देन शो दैट कर्व इज कॉनिक, तो आपको दिखाना है ये जो कर्व है ये कॉनिक है। और आपको पता है कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन, भाई कॉनिक का मतलब वो सर्किल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है। बीएससी फर्स्ट ईयर का बता रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर एनालिटिकल ज्योमेट्री, कॉनिक सेक्शन सबसे पहला चैप्टर था। कॉनिक सेक्शन में आपको बताया गया था कि 4 चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है। क्या क्या चीज़ें थी? सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। उन सब की अलग अलग कंडीशंस हुआ करती थी जो कि डिपेंड करती थी इस और इस मान पे। R इज इक्वल टू A प्लस ई अपॉन साइन थीटा। ई और ए का अलग अलग मान अलग अलग तरीके के कॉनिक को बताता है। तो यहाँ पर हमारे पास A का मान है L, E का मान है A। हमको दिखाना है कि इस कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन यही आएगा, वो भी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई की जगह R और थीटा आने लगता है। ये पूरा इक्वेशन देख लीजिए R और थीटा में है। ठीक है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा अब आप जानिए। कहते थे जिस भी चीज़ का इक्वेशन निकालना है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन निकालना है अगर कार्टेशियन में तो इस पर एक पॉइंट लेंगे x, y, पोलर में r, थीटा। अगर ये इलिप्स है इसका इक्वेशन निकालना है तो इस पर एक पॉइंट लिया करते थे x, y या फिर r, थीटा। अगर ये पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन निकालना है तो इस पर एक पॉइंट लिया करते थे x, y। ठीक है, तो ये यथार्थ मतलब ये ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जिस भी चीज़ का इक्वेशन आपको निकालना हो उस पे आप x, y या r, थीटा लेते हैं। यहाँ पे हमको किसका इक्वेशन निकालना है? कर्व का। ये जो बना रखा है इसका इक्वेशन निकालना है, तो इसी पर एक पॉइंट लेंगे, या तो r, थीटा या तो x, y। चूँकि हमको पोलर कोऑर्डिनेट में निकालना है तो हमने इसके किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या ले लिया? r, थीटा। ठीक है, आगे देखिए, आपसे कहा है इसमें कि जो आपका पेग है C वो फिक्स है। अगर पेग फिक्स है तो पेग से जाने वाली लाइन भी कैसी होगी? फिक्स होगी। पता पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपके पास जैसे कार्टेशियन में आप क्या लेते हैं? 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन, x एक्सिस और y एक्सिस। पोलर में क्या लेते हैं?
एक और केवल एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल लाइन। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होता है तो उसको इससे मिला देते हैं। ये एंगल थीटा होता है और ये डिस्टेंस आर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता है, एक तो स्ट्रेट लाइन और दूसरा पोल। हमसे कहा है कि ये पेग फिक्स है। अगर पेग फिक्स है तो पेग को हम लोग एज अ पोल कंसीडर करेंगे और पेग से जाने वाली लाइन को हम लोग एज अ इनिशियल लाइन कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि पोल क्या होता है, फिक्स होता है। ओरिजिन क्या होता है, फिक्स होता है। जो काम ओरिजिन करता है वही काम पोल करता है। पोल फिक्स है, पेग सी फिक्स है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, पोल। उससे पास करने वाली लाइन को भी हमने क्या मान लिया, फिक्स। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारी रॉड है AB, हैवी रॉड है, इसका वेट काम करेगा। रॉड का वेट कहाँ काम करता है, वेरी गुड, उसके मिड पॉइंट पे। ये रहा उसका मिड पॉइंट, इस पे वेट काम करा दिया, वेट है W। मिड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r थीटा है, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r थीटा था तो इसकी पोल से दूरी r थी और एंगल थीटा था। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r थीटा है तो इसकी भी पोल से दूरी r रही होगी और एंगल क्या रहा होगा, थीटा। ये एंगल कितना रहा होगा, थीटा। इनिशियल लाइन से एंगल थीटा। ठीक, इसको हम नाम दे रहे हैं L का। डायग्राम समझ में आया, बनाइए। एग्ज़ाम में रेड पेन मत यूज़ करिएगा, पूरी कॉपी कट जाएगी। कल आइएगा तो कुछ क्वेश्चन मार्क करा रहे हैं बुक में, जरा पढ़ करके आइएगा। उसमें से जो नहीं आएगा वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे केटनरी। आपको 15 से 18 नंबर का पेपर हम पढ़ा दिए हैं। हो गया भाई। चलिए अब देखिए कितने वेट काम कर रहे हैं इस पे, एक, वेरी गुड। कौन सा, W। उस W किस पॉइंट पे काम कर रहा है, G। G की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, G की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस।
क्योंकि आपको पता है वर्क डन क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, बता रहे हैं कैसे निकालेंगे, देखिएगा। डायग्राम बन चुका है ना। ये आपका सिंगल बल है, फोर्स है, किस पॉइंट पे हैंग कर रहा है, जी पे। जी की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है। फिक्स पॉइंट क्या है, सी। जी की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस आपके हिसाब से ये होगी, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, बल गुणे बल की दिशा में। वेरी गुड वेरी गुड, बल गुणे बल की दिशा में। बल की दिशा वर्टिकल है, तो बल की दिशा में जो विस्थापन होगा वो भी कैसा होगा, वर्टिकल। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्स पॉइंट पर एक लाइन खींच देते हैं, खींच दिया, ठीक है। और हैंगिंग पॉइंट्स उस पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कितना है, जीएल। जीएल भी परपेंडिकुलर, वेट भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब हम लोग पर डिस्टेंस क्या लेंगे, जीएल। क्या लेंगे, जीएल। फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, अगर ये लाइन फिक्स है तो इस पे आने वाला सारा पॉइंट भी क्या होगा, फिक्स होगा। फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऐसे बढ़ रहे हैं, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है ऋतिक, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऐसे बढ़ रहे हैं, और वेट भी ऐसे लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव। क्या होगा म्यूचुअल वर्क डन की परिभाषा, वर्चुअल वर्क डन की परिभाषा बोलिए, W इंटू डेल एल जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास मेन मोटिव क्या है, किसका मान निकालना है, LG का मान निकालना है। LG का मान निकालने चल रहे हैं, देखिएगा। नाउ LG इज इक्वल टू, LG को आप लिख सकते हैं, LG को आप लिख सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल से, ये 90 के सामने कर्ण, ये इसके सामने साइन परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा अगर लगाएं तो इसके बीच में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेशन आ जाएगा। किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल छोटा वाला GLC, GLC में साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स GL अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज CG। इससे आप देखेंगे GL की वैल्यू मिलेगी CG साइन थीटा। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट LG इज इक्वल टू, CG को अगर देखें तो CG को लिख सकते हैं CB माइनस GB, लिख सकते हैं। CG को अगर देखें तो CG को लिख सकते हैं CB माइनस GB। ठीक है राइना, ठीक है। CG को लिख सकते हैं CB माइनस GB, साथ में क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट LG इज इक्वल टू CB, CB का मतलब R माइनस GB, चूंकि G इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB की लंबाई थी 2L, तो GB की लंबाई होगी 2L बाई 2, दैट इज L, 2L का आधा, क्या मिलेगा, L, साथ में साइन थीटा। क्या हुआ राइना, G क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा कहाँ काम करती है, मिड पॉइंट पे। पूरी लंबाई कितनी है, 2L, तो GB 2L का कितना हो जाएगा, आधा, 2L का हाफ इज L। ओके, LG मिल गया, यूज कर दीजिए। यूजिंग इट इन इक्वेशन 1
कॉमा वी गेट कराइए W इंटू डेल R माइनस एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए W तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, केवल मिलेगा डेल R माइनस एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर मैम को गरियाइएगा कि अरे यार तन क्या गलत गलत पढ़ाती है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस, साइन को करेंगे तो कॉस, रिजल्ट देखिए कॉस में नहीं आया है, किस में आया है, साइन में, इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। डिफ्रेंशिएशन को हटाना हो तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग, पीछे समझ में आ रहा है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स कॉमा वी गेट। चलिए इंटीग्रेट कराइए। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे डिफ्रेंशिएशन का साइन हट जाएगा, क्या मिलेगा, R माइनस एल साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 0, चूंकि इनडेफिनेट है तो साथ में एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हम मान ले रहे हैं A। ठीक है, उसी के हिसाब से कर रहे हैं। कांस्टेंट क्या आ गया, A, वेयर A इज कांस्टेंट। ठीक है, R L साइन थीटा तीनों हमारे पास था, R L साइन थीटा तीनों पास था, कौन बचा, A, इसलिए A को एज अ कांस्टेंट लिख लिए। ठीक है, अब सॉल्व करिए। दिस इम्प्लाइज दैट R माइनस एल साइन थीटा इज इक्वल टू A, दिस इम्प्लाइज दैट R माइनस एल इज इक्वल टू A अपॉन साइन थीटा, this implies that R is equal to L plus A upon, ठीक है, ये इस क्वेश्चन की खास बात थी कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इंटीग्रेट होगा, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लिखिए, let us consider a heavy rod AB with weight capital W and length 2L rest upon a smooth curve with its end capital B, बॉल वाला B। ठीक है, फुल स्टॉप। लेट G बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑफ रॉड AB, comma so that GB is equal to small l is equal to GA, GB is equal to small l is equal to GA। हर्षिता देखिए, GB is equal to small l is equal to GA। ठीक है, फुल स्टॉप।
लिखिए लेट कैपिटल बी, बॉल वाला बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं आर थीटा, ब्रैकेट में लिखिए आर कॉमा थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द स्मूथ कर्व, बी एनी पॉइंट ऑन द स्मूथ कर्व। स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहे, ये लिखवा दिए, W के बारे में लिखवा दिए, G के बारे में लिखवा दिए, 2L के बारे में लिखवा दिए। अब केवल क्या बचा C, ठीक है। लेट बी आर थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द स्मूथ कर्व वेयर द पेग C should be treated as pole and a line CX, ब्लैक बोर्ड पे देखिए CX लिखा है, CX है ना, एंड अ लाइन CX passing through C should be treated as initial line, full stop. Draw a perpendicular GL to the initial line. Draw a perpendicular GL to the initial line such as ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी अब R, ठीक है, such as CB is equal to R and angle LCG is equal to थीटा। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत लिखा गया है। अब क्या करते हैं, अंकिता नाम है ना, क्या करते हैं, सिस्टम को ज़रा सा डिस्प्लेस करते हैं, तो थीटा क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा प्लस डेल थीटा, ठीक है। लिखिए लाइन चेंज करके, लेट द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, let the system is slightly displaced comma so that theta becomes theta plus del theta. Then the principle of virtual work done is ये पूरा उतारना रहेगा, उसके पहले ज़रा बुक निकालिए, और बुक नहीं लाए तो पेज नंबर लिख के नोट डाउन करिए। पेज नंबर 58 ये मेरे पास है, वंदना प्रकाशन की है। पेज नंबर 58 एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 8 इम्पॉर्टेंट, और एक आखिरी है आपका एग्जाम्पल 20, 21, 22, 21, 22। कितने एग्जाम्पल हुए काउंट करिए, 6। कितना टाइम लगेगा, आधी आधी घंटा भी देंगे तो 3 घंटा है ना। घर पे आज बैठ के 6 पढ़िएगा, और जो नहीं आएगा वो हमसे कल डिस्कस करिएगा,
ठीक है, चलिए उतारिए। रिजल्ट आया था और उतारिए।